आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक सदुपयोग हेतु ज्ञानदूत 2 ऑनलाइन लाइव क्लास प्रोग्राम शुरू किया गया है। हम साधुवाद देते हैं और मैं इस विषय भूगोल के विषय समन्वयक के नाते आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं डॉक्टर शैलेश यादव। मैं उन्हें उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सोनी सर। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं ये है आपका वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसका पार्ट 1 देखेंगे हम अभी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए, जैसे कि आप सबको पता होगा, हमने तापमान पढ़ा। तापमान जैसे ही वायुदाब है, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और ये दोनों जो तत्व हैं ये मौसम और जलवायु को बहुत ही अत्यधिक रूप से ये प्रभावित करते हैं। तापमान में अंतर आने से वायुदाब के वायु का जो घनत्व है उसमें परिवर्तन आता है और उस घनत्व में परिवर्तन आने से वायुदाब में परिवर्तन देखा जाता है। वायुदाब में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से जो वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है और ये जो क्षैतिज गति है इसी को हम कहते हैं विंड या पवन। सबसे पहले हम देखेंगे अभी वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु स्तंभ द्वारा दाब डाला जाता है। पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर चारों तरफ से दाब डाला जाता है और यही जो दाब है इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। यदि परिभाषा में देखोगे तो देखेंगे कि वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल है। ठीक है, इसको मापने की जो इकाई है वो मिलीबार और पास्कल है। सामान्य रूप से जो सी लेवल है या समुद्र तल है उसके ऊपर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे कॉलम द्वारा जो पड़ने वाला बल है उसके द्वारा मापा जाता है या उसके बराबर होता है। यदि बात करोगे इसके मेजरमेंट की, इसको दिखाने के तरीकों की, तो जो वेदर मैप्स होते हैं उसमें वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है समदाब रेखाओं के द्वारा या आइसोबार्स के द्वारा। और आइसोबार्स क्या होती हैं? आइसोबार्स कल्पित रेखाएं होती हैं जो सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ये वो इमेजिनरी लाइन या कल्पित रेखाएं होती हैं जो सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ठीक है, वायुदाब के वितरण की हम बात करें तो वायुदाब का वितरण पृथ्वी पर सब जगह समान नहीं मिलता है, उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। इस जो भिन्नता है इसमें ऊर्ध्वाधर भी भिन्नता मिलती है और क्षैतिज भी भिन्नता मिलती है, अर्थात वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से इसमें भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वायुदाब का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मौसमी दशाओं पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के साथ आप देखोगे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती है और ये जो कमी आती है ये एक समान नहीं होती। ये जो कमी है इसकी जो घटने की दर है वो अलग अलग होती है। इसके ऊपर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण पर, उन कारकों में हम देखेंगे तो वायु के घनत्व या एयर डेंसिटी का, पवन संचार का, पृथ्वी के रोटेशन का, पृथ्वी के घूर्णन का, तापमान का और वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो एक यूनिवर्सल फोर्स है, सार्वत्रिक बल है, उसका भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब ये जो कमी आती है वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर वितरण में, ऊपर जाने पर जैसे जैसे कमी आती है उस कमी पे आप देखोगे तो धरातल के निकट जो ये कमी है वो जो है आपकी तेजी से आती है और जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो कमी की जो दर है, जो इसकी ह्रास दर है या जो उसकी कम होने की स्पीड है वो आपकी स्लो हो जाती है। ये आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। देखिए, ये जो है सागर तल पर प्रेशर है और जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें कमी आ रही है। ये जो कमी है ये पहले तेजी से होती है और उसके बाद में एक ऊंचाई पे जाने के बाद में, ट्रोपोस्फीयर के बाद में, जो कमी है ये आपकी कम हो जाती है। यदि आप टेबल से देखोगे तो सी लेवल के ऊपर ये आपका 1013.2 मिलीबार है। यही चीज 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे 898 हो गई है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पे इसमें 540, 5 किलोमीटर आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें जाने पे ये लगभग 540 मिलीबार के आसपास हो गई है। 10 किलोमीटर पे इसमें 5 किलोमीटर से लगभग आधी हो गई है, 265। और ऊपर जाएंगे तो इसमें और कमी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो कमी है वो यूनिवर्सल यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान रूप से इसमें कमी नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु दाब में जो ऊंचाई के साथ जाने पे जो कमी आती है वो किस प्रकार से आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कमी है वो एक समान नहीं होती।
अब बात करते हैं वायुदाब के क्षैतिज वितरण की। ठीक है, वायुदाब के क्षैतिज वितरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पवन जो चलती है उसमें मुख्य जो रोल होता है, मुख्य जो भूमिका होती है वो वायुदाब के क्षैतिज वितरण की होती है। पवनों की दिशा और वेग के संदर्भ में वायुदाब में थोड़ा सा अंतर भी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता के विपरीत निम्न क्षैतिज दाब प्रवणता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, एटमॉस्फेयर प्रेशर का, वो काफी महत्वपूर्ण है। अब अक्षांशीय वितरण को ही हम क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण। वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को, या जो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कहते हैं वायु का वायुदाब का क्षैतिज वितरण। इसकी मुख्य विशेषता है इसका क्षेत्रीय चरित्र, मतलब जो वायुदाब का क्षैतिज वितरण है वो कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, मतलब कुछ कटिबंध या कुछ जोन निर्मित होते हैं जो उच्च दाब या निम्न दाब के होते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इन क्षैतिज वितरण को हम दिखाते हैं किसके द्वारा, समदाब रेखाओं के द्वारा, आइसोबार्स के द्वारा, जो क्या होती है, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और यदि प्रेशर बेल्ट्स की बात करेंगे तो वायुदाब का वितरण पूरे पृथ्वी के ऊपर 4 कटिबंधों में या 4 जोन्स में डिवाइडेड है। इसमें आप देखोगे विषुवतीय या भूमध्य रेखीय, जैसे आप ये ग्लोब बना सकते हैं, ये इक्वेटोरियल क्षेत्र है जहां पर आपको हमेशा लो प्रेशर मिलेगा, निम्न दाब मिलेगा। उसके ऊपर वाला जो आता है वो आता है उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल, जहां पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आता है आपका उपध्रुवीय या सब पोलर, यहाँ पे जहां पर आपको क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। और सबसे ऊपर आता है ये जो ध्रुवीय भाग है, यहाँ पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 वायुदाब कटिबंध होते हैं, और ऐसा कैसा ही आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलेगा। तो 4 मुख्य वायुदाब कटिबंध होते हैं, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय लो प्रेशर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके ऊपर आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और सबसे ऊपर आता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपका क्या है, याद रखना है आपको, ये लो प्रेशर है, ये ऊपर हाई प्रेशर है, देन ये लो प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर है। इसी प्रकार से नीचे होगा, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसमें से कुछ बेल्ट्स हैं वो थर्मली इंड्यूस्ड हैं या तापीय कारकों की वजह से निर्मित हैं। इसमें कौन कौन से हैं, ये आपका आता है भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र और पोलर, दोनों दोनों गोलार्धों में पोलर क्षेत्र। तो ये जो 3 बेल्ट हैं ये आपके क्या है, थर्मल इंड्यूस्ड या तापीय कारकों से निर्मित दाब कटिबंध। इसके अलावा जो भी हैं वो सारे के सारे डायनेमिक हैं या गतिक कारणों की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से निर्मित प्रेशर बेल्ट। इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, ये आप जो डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आप देखेंगे इसमें समदाब रेखाएं दिखाई गई हैं। ये आपको जनवरी महीने की समदाब रेखाएं। इन समदाब रेखाओं को देखने से आपको एक चीज पता लगेगी कि देखिए, जो दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको हम वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं, जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो जल का वितरण है वो ज्यादा है। और उत्तरी गोलार्ध को हम थल गोलार्ध कहते हैं या स्थल गोलार्ध कहते हैं, लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है आपको लैंड मास ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखोगे जो ये निरंतर नहीं है, जो समदाब रेखा है निरंतर नहीं है और समान रूप से वितरित भी नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जल और स्थल के वितरण में जो स्थल भाग है उसकी अधिकता है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब के वितरण में मौसमी विरोधाभास अधिक देखने को मिलता है, कारण मैंने आपको बताया। और दक्षिण गोलार्ध में सभी स्थानों पर वायुदाब है, उसके वितरण में भिन्नता है। वो देखिए, आप लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है और एक दूसरे से समान दूरी पर ये वितरित है। ऐसा क्यों है, इसका कारण मैंने बताया आपको कि स्थल और जल के वितरण में असमानता है। यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय भागों की अधिकता है, और जिसके कारण से तापमान और वायुदाब दोनों में यहाँ पर अधिक समानता आपको देखने को अधिक समानता, अधिक समता आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि ऐसा क्यों है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो जल गोलार्ध है, और वहां पर स्थल भाग में अब जो टॉपिक है वो है आपका पवन की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब एयर प्रेशर में चेंजेस की वजह से पवन चलती है, हवा चलती है, विंड चलती है, और वो जो विंड चलती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु है उसको कहते हैं पवन या विंड, और इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं जिनका हम देखेंगे आगे। अच्छा, ऊर्ध्वाधर रूप से जो गतिशील वायु होती है उसको कहते हैं एयर करंट या वायु धारा। मतलब वर्टिकल यदि हवा चलेगी तो उसको कहेंगे हम एयर करंट, और क्षैतिज रूप से जो हवा चलेगी उसको कहेंगे पवन या विंड। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का जो रोटेशन है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है,
उसके कारण धरातल पर वायुदाब में कालिक मतलब टेम्पोरल और स्थानिक मतलब स्पेशियल परिवर्तन होते हैं, मतलब समय के आधार पर और स्थान के आधार पर इसके परिवर्तन होते हैं। और इन परिवर्तनों को संतुलित करने के लिए हमेशा जो पवन है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। हम देखेंगे आगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में कि जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर से हमेशा जो पवन है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। और ये जो प्रवाहित होती है वायु, उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। 5 प्रमुख फोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहले आता है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट जिसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या पीजीएफ। उसके बाद में बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स की, जो एक सूडो फोर्स है, आभासी बल है। ये पवन के वेग को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये पवन की दिशा को प्रभावित करता है, क्योंकि जो पवन चल रही है, जो विंड चल रही है, उसको विक्षेपित करता है। तीसरा जो फोर्स है वो है घर्षण बल। ये पवन के वेग को प्रभावित करता है, ये पवन के वेग को कम कर देता है। जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना ही जो स्पीड है पवन की वो कम हो जाएगी। एक बल है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बल तब लगता है जब जो पवन है वक्राकार मार्ग में गमन करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। और सबसे बाद में देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जो एक यूनिवर्सल फोर्स है जो प्रत्येक वस्तु के ऊपर लगता है। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या दाब प्रवणता बल। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही बल है, ये बल है, ये प्राथमिक कारक है जिसकी वजह से पवन प्रवाहित होती है। बेसिकली दो स्थानों के बीच में जो वायु दाब के परिवर्तन की दर है उसी को हम कहते हैं दाब प्रवणता। मतलब दाब का या प्रेशर का ग्रेडियंट क्या है, जैसे यहाँ हाई प्रेशर और कहीं पे लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेसिकली कंपेरेटिव चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में, दो स्थानों के मध्य जो वायु दाब में परिवर्तन की जो दर है उसी को हम कहते हैं दाब प्रवणता। और दाब प्रवणता बल जो है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है, वो हमेशा बैरोमेट्रिक ढाल या बैरोमेट्रिक स्लोप का मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो ढाल होगा वो कहलाएगा आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर। और इसी की वजह से पवन का प्रवाह मुख्य रूप से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब अर्थात हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर वाले क्षेत्रों की ओर होता है। तो क्या इससे समझना हमें, जो दाब प्रवणता बल है वो प्राथमिक कारक है जिसकी वजह से पवनों का प्रवाह होता है। और ये क्या होती है दाब प्रवणता? दाब प्रवणता दो स्थानों के बीच में वायुदाब में जो परिवर्तन की दर है, जो रेट ऑफ चेंज है, वो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो होता है। इसमें ध्यान रखना है कि पवन वेग दाब प्रवणता के समानुपाती होता है। जो वेलोसिटी होती है पवन की वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के समानुपाती होता है। अर्थात यदि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा तो वेग भी ज्यादा होगा पवन का, और यदि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अर्थात धीरे धीरे कमी होगी दो स्थानों पर वायुदाब में, तो जो वेग होगा पवन का वो भी कम देखने को मिलेगा। इसमें ध्यान रखना है आपको कि यदि केवल एक ही फोर्स लगता, यदि केवल वायुमंडल में केवल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ही होता, तो जो वायु प्रवाह होती उसकी दिशा, पवन की दिशा समदाब रेखाओं के समकोण दिशा पर होती। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्य बल भी काम करते हैं, अन्य कारक से भी जो वायु की दिशा है वो प्रभावित होती है। और जो पवनें हैं वो समदाब रेखाओं को समकोण पर न काटकर न्यून कोण पर या एक्यूट एंगल पर काटती हैं। तो वास्तव में जो पवनें चलती हैं वो समदाब रेखाओं से न्यून कोण के ऊपर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसको हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें अपने ध्यान रखना है कि जहां पर भी समदाब रेखाओं के बीच में अंतर, मतलब समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं, इसका मतलब वहां पर दाब प्रवणता क्या है, कम है, वहां पर दाब प्रवणता मंद है। और जहां पर भी समदाब रेखाएं पास पास देखने को मिलती हैं, समदाब रेखाओं के मध्य का अंतराल कम होता है, इसका मतलब है कि वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा है और वहां पर पवनें तेज गति से चलेंगी। और हमेशा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, जो बैरोमेट्रिक स्लोप होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। तो हमेशा हवाएं कहां से कहां चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये समदाब रेखाओं के 90 डिग्री पे होता है, लेकिन वास्तव में और भी फैक्टर्स की वजह से किस पे चलता है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल पे ये प्रभावित होता है। इसके बाद में एक फोर्स है कोरियोलिस फोर्स। काफी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है। ये है वेग में परिवर्तन नहीं करता, ये केवल विक्षेपण करता है। और वो भी क्यों करता है, इसका कारण देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप होता है, और ये विक्षेप जिस बल की वजह से होता है उस बल को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। राइट साइड में और इधर लेफ्ट साइड में विक्षेपित होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में दाहिनी ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर या लेफ्ट साइड में ये विक्षेपित हो जाती है। इसमें देख सकते हैं आप कि जो विक्षेपण होता है वो उत्तरी गोलार्ध मतलब आपका 0 डिग्री से नॉर्थ ऊपर, यहाँ पर विक्षेपण दाईं ओर होता है, और यहाँ पर जो विक्षेपण होगा वो दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर होगा।
इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री जो होता है वहां पर कोई विक्षेपण नहीं होता, और सर्वाधिक विक्षेपण आपको कहाँ मिलता है? पोल्स पर। उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर जो विक्षेपण होगा सर्वाधिक होगा। इस एरो से आप देख सकते हो, यहाँ पे एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, और जैसे ऊपर जा रहे हैं जिसका विक्षेपण ज्यादा है, यहाँ पर विक्षेपण ज्यादा है। इसका रीजन भी हम आगे देखेंगे। देखिए ये एक्चुअल में जो आपकी जो ट्रेड विंड्स है उनकी डायरेक्शन है। देखिए ये मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे आपकी हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे फिर लो प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवा चलती है, तो हवाओं की दिशा कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वास्तव में इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो किस तरफ होता है? राइट साइड पे, तो इसका राइट हो गया इधर। तो वास्तव में जो ब्लैक कलर से आपको हवाएं दिख रही हैं, जो ट्रेड विंड्स दिख रही हैं, ये ट्रेड विंड्स दिख रही हैं, तो ये वास्तव में हवाएं इधर चल रही हैं। और ये चलने का कारण क्यों है? इसका जो डिफ्लेक्शन है, इसका विक्षेपण का कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स। ये दक्षिण गोलार्ध में आप देखोगे तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और यहाँ पे हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमें ऐसे चलनी चाहिए थी, जो मैंने रेड एरोस दिखाया है, लेकिन वास्तव में कहाँ चल रही है? ऐसे चल रही है। इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड में, दक्षिण गोलार्ध में जो डिफ्लेक्शन होगा वो दाईं तरफ आपका लेफ्ट साइड में होगा। तो ये लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये हो गया, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये आपका बाईं तरफ देखने को मिलता है, ठीक है। कोरियोलिस बल की तीव्रता पवनों के वेग और अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है। इसमें दोनों चीजें हैं, पवन का वेग जितना ज्यादा होगा उतना ही उसमें विक्षेपण भी ज्यादा होगा। मतलब तेज गति से हवा चलेगी तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा होगा। और दूसरा, अक्षांश के आधार पर भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी तो विक्षेपण की मात्रा या विक्षेपण की दर भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विक्षेपण की मात्रा बढ़ती जाएगी, मैंने आपको बताया। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो कोरियोलिस पैरामीटर है, जो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, वो इस फैक्टर से डिसाइड होता है, ठीक है। 2 ओमेगा साइन थीटा, ओमेगा को भूल जाइए आप, साइन थीटा देखिए। साइन थीटा जो यहाँ पे है ये है वो इक्वेटर जो 0 डिग्री है, थीटा जो है वो अक्षांश की बात कर रहा है। तो 0 साइन 0 इज 0। तो इसकी वजह से जो 0 है, 0 डिग्री है, अर्थात तुम्हारा जो भूमध्य रेखा, हमारी जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर जो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ध्रुव तरफ जाएंगे, तो साइन 90 इज 1। तो जो मैक्सिमम होगा वो आपका विक्षेपण कहाँ मिलेगा? ध्रुवों की तरफ मिलेगा। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के संपूर्ण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी पवनों का वेग उतना ही ज्यादा होगा, और उतना ज्यादा कोरियोलिस बल आपका काम करेगा। विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण, देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर जो होता है कोरियोलिस बल 0 होता है, और इसी वजह से वहां पर क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात या जो सब ट्रॉपिकल, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वो नहीं होते। क्यों क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल 0 होता है, और 0 होने की वजह से जो चक्राकार गति है, सर्कुलर मोशन है, वो नहीं हो पाता, और इसकी वजह से यहाँ पे जो चक्रवात है वो निर्मित नहीं हो पाता। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की या घर्षण बल की। देखिए कोई भी चीज प्रवाहित होगी धरातल के ऊपर, तो उसके ऊपर एक बल काम करेगा, उस बल को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल, जिससे पवनों का वेग और दिशा दोनों ही प्रभावित होते हैं। यह बल पवन प्रवाह की दिशा के विपरीत काम करता है। ध्यान रखना, पवन जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसके ऑपोजिट ये काम करता है, और इससे जो पवन का वेग है वो कम हो जाता है। असमान धरातल यदि होगा, ऊंचा नीचा यदि धरातल होगा, तो वहां पर घर्षण बल का प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे सरफेस बढ़ जाएगा। और जो ऐसा धरातल जो समतल होगा, जैसे आप देखिए समुद्री सतह है, वहां पर जो घर्षण बल है वो न्यूनतम देखने को मिलता है। ऊंचाई के साथ घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, फ्रिक्शन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, और धरातल से लगभग 1000 मीटर से ऊंचाई पर जो घर्षण बल है वो बिल्कुल नगण्य न्यूनतम होता है। और इस लेयर को हम बोलते हैं फ्रिक्शन लेयर। जिस लेयर के नीचे जो है घर्षण बल प्रभावी होता है, और उसके ऊपर ये इतना प्रभावी नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये भी पवन के वेग को प्रभावित करने वाले एक अन्य कारक है। तब काम करता है जब पवन न्यूटन यांत्रिकी में ये एक प्रकार का जड़त्वीय बल है, जो किसी भी वृत्तीय गति करती हुई, सर्कुलर मोशन में जो भी गति करती है उसके ऊपर ये काम करता है। और ये किधर काम करेगा? ये परिधि की तरफ लगेगा, केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में, अर्थात परिधि की तरफ ये काम करता है। तो ये देखिए आप, ये इस बाहर की तरफ इसको धकेलने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं अब केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स और होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है।
उसको बाद की क्लासेस में हम देखेंगे। अब केंद्रीय बल पवनों के वृत्ताकार पथ के केंद्र के बाहर की ओर आरोपित होता है और उनके पथ में विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो ये बल भी क्या करता है, विक्षेपण या फ्लेक्शन उत्पन्न करता है। पवन का वेग तथा उसके पथ की वक्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ही अपकेंद्रीय बल काम करेगा। मतलब जितना वक्राकार पथ होगा पवन का उतना ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड्स की या भूविक्षेपी पवनों की। ये क्या होती है, देखिए जब वायुदाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल में संतुलन स्थापित हो जाता है, मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, तो पवनों का प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाली पवनों को भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जियोस्ट्रोपिक विंड्स हैं उनकी दिशा समानांतर होती है समदाब रेखाओं की। अब ये जो भूविक्षेपी पवनें हैं ये कभी भी धरातल के पास नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि वहां उस समय पे जो घर्षण बल है वो प्रभावी होता है और जियोस्ट्रोपिक विंड्स के ऊपर घर्षण बल का प्रभाव नहीं होता, अर्थात ये जो पवनें हैं ये ऊपर चलती हैं। ठीक है, धरातल से ऊपरी धरातल में ऊपरी सतहों पे ये चलती हैं। भूविक्षेपी पवनों की स्थिति घर्षण बल के प्रभाव के नगण्य होने और समदाब रेखाओं के सीधे होने पर ही उत्पन्न हो सकती है। कि कुछ कंडीशन है जिन कंडीशन में भूविक्षेपी पवनें निर्मित होती हैं। सामान्यतः भूविक्षेपी पवनें वायुमंडल के ऊपरी भागों में या अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में धरातलीय घर्षण के प्रभाव से वायु मुक्त होती है और मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और वायुदाब रेखा मतलब जो आइसोबार से उनके समानांतर जो हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं भूविक्षेपी पवनें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूविक्षेपी पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होती हैं और निचले वायुमंडल में नहीं प्रवाहित होने का कारण क्या है कि धरातल के निकट घर्षण बल जो है वो प्रभावी होता है। प्राय पवनें पूर्णतया भूविक्षेपी पवनें होना असंभव है, क्योंकि वायुदाब में परिवर्तन होने के साथ ही वायुदाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के मध्य जो संतुलन है वो समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत यूटोपियन कांसेप्ट है भूविक्षेपी पवनें, लेकिन आंशिक रूप से भूविक्षेपी पवनें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक दूसरे जो बल हैं एक दूसरे को संतुलित करते हैं और भूविक्षेपी पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रत्येक का पता होना चाहिए कि कौन सा बल किसके विपरीत काम करता है। जैसे इसमें लिखा गया है कि जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो पवन के वेग के समानुपाती होता है और इसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। इस प्रकार से कोरियोलिस बल कैसे करता है, कोरियोलिस बल हमेशा गति की दिशा के समकोण पर काम करता है। ठीक है, और ये जो निम्न दाब है, ये उच्च दाब है, तो हमेशा दिशा किधर होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जो पवन चलेगी वो इधर से इधर चलेगी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैरोमेट्रिक स्लोप, या यही है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या पीडीएफ, दाब प्रवणता बल। तो ये दिखा रहा है किस प्रकार से जो भूविक्षेपी पवनें हैं वो प्रवाहित होती हैं। अब देखते हैं वायुदाब पेटियों का वितरण या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स हैं वो किस प्रकार से विश्व में वितरित है। देखिए, भूतल पर पाई जाने वाली वायुदाब व्यवस्था या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सिस्टम है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है तापीय कारक या थर्मल फैक्टर्स और दूसरे हैं डायनेमिक फैक्टर्स या गत्यात्मक कारक। ठीक है, मतलब ऐसे प्रेशर बेल्ट से ऐसी वायुदाब पेटियां जो तापीय कारणों से उत्पन्न होती हैं और कुछ ऐसी प्रेशर बेल्ट या वायुदाब पेटियां हैं जो गत्यात्मक कारण अर्थात पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये उत्पन्न होती हैं। इन दोनों कारकों की वजह से धरातल पर या जो लैंड सरफेस है या जो भी है चाहे सी सरफेस हो, वहां पर कुछ प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। तो कुछ उच्च वायुदाब पेटियां होती हैं और कुछ निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं। इसमें अब देखोगे तो चार हम देखेंगे पेटियां होती हैं। पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद में आता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये आपकी लो प्रेशर है, ये आपकी उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। उसके बाद आता है उप ध्रुवीय सब पोलर निम्न वायुदाब पेटी, ये लो प्रेशर बेल्ट होगी। और लास्ट वाली होगी आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये हमेशा ऑल्टरनेट तरीके से ये है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये आपकी लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर एलपी। ठीक है, ये जो पेटी है ये तापीय कारणों से निर्मित है। यहाँ पर हमेशा सूर्य तप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है और यहाँ से वायु ऊपर उठती है और वायु के ऊपर उठने से यहाँ पर हमेशा लो प्रेशर बनता है। ठीक, इसी तरह से जो हाई प्रेशर की बेल्ट है, जो उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिण ध्रुव है,
जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, ये हमेशा हाई प्रेशर यहाँ पर रहता है। ये भी तापीय कारणों से निर्मित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा तापमान कम मिलता है, इस वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमेशा उच्च मिलता है। ये जो 3 पेटियां हैं ये कहलाती हैं आपकी तापीय कारकों से निर्मित पेटियां। इसके अलावा जो भी प्रेशर बेल्ट्स हैं या वायुदाब पेटियां हैं, ये आपकी गतिक कारणों से निर्मित है, जिसमें आपकी आ जाती है ये वाली पेटी आ जाती है जिसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर। इसी प्रकार से सेम पेटियां आपकी दक्षिण गोलार्ध में ये मिलती हैं। इसमें हम अब जो डिटेल में इनको सबको देखेंगे। सबसे पहले जो देख रहे हैं हम, ये देखिए आप ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इसके पास में जो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो पेटी मिलती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में मिलती है। इसकी स्थिति स्थायी नहीं होती, ये परमानेंट नहीं होती, इसमें ऊपर ये नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर। ठीक है, इसका मतलब ये पेटी जो है वो स्थानांतरित होती है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस पेटी में स्थानांतरण देखने को मिलता है। यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पर हमेशा सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर धरातल अत्यधिक गर्म रहता है, जिससे वायु गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में आरोहित होती है या ऊपर उठती है। ध्यान रखने की बात है, जहां पर भी वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी वहां पर हमेशा लो प्रेशर बेल्ट निर्मित होंगे। ठीक है, इस कारण यहाँ सदैव निम्न दाब या लो प्रेशर बेल्ट बना रहता है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति तापीय कारकों से होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी या थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट इसको हम कहते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? यहाँ पर अत्यंत मंद गति की हवाएं निश्चित दिशा में चलती हैं और इस वजह से यहाँ पर शांत क्षेत्र निर्मित होता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं डोल्ड्रम का क्षेत्र या शांत क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की एक और प्रमुख विशेषता क्या है? ये जो पेटी है यहाँ पर जैसे ये आप देखोगे यहाँ पे ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जो ट्रेड विंड्स आती हैं, उनके अभिसरण से एक जोन बनता है जिसको बोलते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, जिसकी हम विस्तार से चर्चा मानसून में करेंगे। ये निर्मित होता है यहाँ पे। ठीक है, निर्मित होने का कारण ये है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, इसके ऊपर वाली जो पेटी है वहां से जो प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स है वो यहाँ पर आकर मिलती है और ITCZ का निर्माण करती है। यहाँ पे ये आपका लो प्रेशर बेल्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, नीचे भी हाई प्रेशर बेल्ट है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहलाती है। यहाँ से हवाएं यहाँ चलेंगी, ये हवाएं जो चल रही हैं को बोलते हैं ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने। ये व्यापारिक पवने जो है यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर मिलने से जो क्षेत्र बनता है जिसको कहते हैं हम ITC। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो पेटी आती है भूमध्य रेखीय पेटी से ऊपर, वो है आपकी उपोष्ण वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों तरफ मिलती है। 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास ये आपको देखने को ये प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, आप देखोगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाली पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली पेटी, वहां से जो वायु ऊपर उठती है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जहां पर भी वायु ऊपर उठेगी वहां पर लो प्रेशर बनेगा और वो जो वायु ऊपर उठी है वो कहीं ना कहीं तो अवतलित होगी या बैठेगी, उसकी वजह से वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट, जहां पर भी अवतलन होगा वहां पर ये हाई प्रेशर बेल्ट निर्मित होगा। तो जो 0 डिग्री से हवाएं ऊपर उठती हैं वो आपकी 30 डिग्री के आसपास नीचे बैठेंगी और नीचे बैठने की वजह से वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी और ये हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। कारण क्या है? इसका गतिक कारण है, डायनेमिज्म, अर्थ का डायनेमिक फैक्टर की वजह से है। ठीक है, मतलब अर्थ के घूर्णन की वजह से ये हो रहा है। इस वजह से ये जो पेटी है इसको क्या कहते हैं, गतिकी कारकों से निर्मित पेटी या डायनेमिक फैक्टर्स की वजह से निर्मित पेटी इसको कहते हैं। इसको इन कटिबंधों को अश्वक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ये जो पेटी है ये उत्तरी गोलार्ध में धरातली भाग की उपस्थिति के कारण अधिक अनियमित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जल और स्थल का वितरण है पूरे विश्व में वो असमान है, उत्तरी गोलार्ध में धरातली भाग ज्यादा है और इसकी वजह से यहाँ पर जो ये अनियमित है। और यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च दाब है ना केवल सागरीय क्षेत्रों पर ही पाया जाता है। और ये जो उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं जिनको कहते हैं सेल्स या विशेष कोशिकाएं इनको कहते हैं, या कोस्ट कहते हैं इनको। और ये जो कोस्ट हैं विशेष रूप से अटलांटिक और प्रशांत महासागर में मिलते हैं। अटलांटिक महासागर में जो क्षेत्र है वो अजोर्स आइलैंड के पास मिलता है, इसको अजोर्स हाई बोलते हैं, और प्रशांत महासागर में इसको बोलते हैं हवाईयन कोस्ट या हवाईयन हाई एरिया। जैसे आप देखोगे इस डायग्राम में आप देखोगे तो
ये जो एरिया है अजोर्स के आसपास वाला एरिया जो आपका अटलांटिक ओशन में है, यहाँ पर अजोर्स हाई या अजोर्स उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से हवाईयन जो है वो पैसिफिक ओशन में मिलते हैं। बाद जो प्रेशर बेल्ट आती है उसको बोलते हैं सब पोलर लो। सब पोलर लो जो है या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है वो 45 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर वर्ष भर ताप हालांकि कम रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो क्या होता है, तापमान जो प्रेशर है वो निम्न रहता है। कारण क्या है, वही गति कारण है। इसमें उपोष्ण और ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से आने वाली पवनें इस पेटी में अभिसरित होती हैं और अभिसरित होते ही वो ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट निर्मित होती है। उपोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली पवनों के तापमान में अधिक अंतर होता है, इस कारण इस पेटी में चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो है चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती है और हम वो चीजें आगे जब फ्रंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर वातावरण निर्मित होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह न्यून दाब पेटी महासागरीय उपस्थिति के कारण अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर महासागरीय जो जल है वो अधिक मात्रा में मिलता है और इस वजह से यहाँ पे स्पष्ट से इसको देखा जा सकता है। और इसे उप अटलांटिक अंटार्कटिक गर्त भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है उप अंटार्कटिक गर्त। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर अत्यंत शीतल वृद्ध स्थलीय भूभाग है। स्थलीय स्थलों के ऊपर दाब जो है बढ़ जाता है, तो वहां पर इतना लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता। इसी वजह से यहाँ पर जो एक पेटी है इसकी निरंतरता थोड़ी सी भंग हो जाती है। बात करते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की। ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दाब के कारण वायु में संकुचन होता है और वहां पर उसका घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने की वजह से वहां पर क्या मिलता है, हमेशा उच्च वायुदाब मिलता है। तो ये किस प्रकार से निर्मित पेटी है, ये है तापीय कारणों की वजह से निर्मित पेटी। यह उच्च वायुदाब उत्तरी ध्रुव महासागर की तुलना में अंटार्कटिक महाद्वीप के स्थलीय क्षेत्रों पर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में यदि आप बात करो तो उच्च वायुदाब पेटी ध्रुवों तक ही केंद्रित नहीं होती और इसका विस्तार जो है वो नीचे तक, मतलब उपध्रुवीय पेटी तक अर्थात ग्रीनलैंड से नीचे कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपों तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो आज का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है वायुदाब पेटी का स्थानांतरण, अर्थात जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनमें किस प्रकार से स्थानांतरण या परिवर्तन होता है। तो देखिए, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण की वजह से बहुत सारे चेंजेस, मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का, उसके वजह से उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियां बनती हैं और उस स्थिति के कारण से देखो, साधारण स्थिति में जब सूर्य जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को कर्क रेखा भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, उस स्थिति में ये साधारण स्थिति मिलती है। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, ऊपर की तरफ जाता है अर्थात कर्क रेखा की तरफ जाता है या फिर नीचे मकर रेखा की तरफ जाता है, तो उस वजह से जो है वो वायुदाब पेटी में स्थानांतरण देखने को मिलता है। तो 21 जून की स्थिति, 21 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। सूर्य कर्क, जैसे भूमध्य रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ ऊपर सीधा चमक रहा होता है। उसकी वजह से जो पेटियां हैं ये ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाती है। तो ये देखिए आप, इसमें जो पेटियां हैं वो ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो गई हैं। उसके बाद में फिर 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर यह लंबवत स्थिति में आता है, अर्थात इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, जिसके कारण वायुदाब पेटियां पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। इसके बाद में 23 सितंबर के बाद में आप देखोगे विंटर सोल्स्टिस होता है 22 दिसंबर को, उसमें सूर्य दक्षिणायन होता है अर्थात मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। उसकी वजह से जो पेटी है वो दक्षिण ध्रुव की ओर स्थानांतरित, दक्षिण गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाती है। पुनः जब 21 मार्च की स्थिति होती है या जो इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, तो जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर पुनः सूर्य आ जाता है और पेटी अपनी पुनः अपनी स्थिति में यथावत आ जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि वायुदाब पेटियां किस प्रकार से एक दूसरे से सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से स्थानांतरित होती हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम पढ़ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे होता है, ये तो प्रेशर बेल्ट्स देखें और इनकी वजह से हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो पवनें हैं वो किस दिशा में चलती हैं और उनके क्या उनके मॉडल है, जिसमें देखेंगे हम ट्राइसेलुलर मॉडल, त्रिकोश के संचार। तो ये इतना ही था। सभी बच्चों से आग्रह है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की जो पहल है नवाचार और कौशल विकास प्रकोष्ठ की, इससे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों को बताएं और लोगों को बताएं, ताकि जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा है और स्पेशली जो नवाचार और कौशल विकास प्रकोष्ठ है वो अपने जो ये पहल है उसमें सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच।